दिख रहे बोर्ड बेटा? चलो देखो, इकोनॉमिक्स जनरली बहुत है ना रीसेंट सब्जेक्ट है। रीसेंट बोलूं तो मतलब जनरली इकोनॉमिक्स जो है बेटा 18th सेंचुरी में आया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट 18th सेंचुरी से होना चालू हुआ। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जनरली जब भी हम किसी चीज को पैसे या मॉनिटरी टर्म्स में हम बात करते हैं, आज अगर मैं तुमको एक ही चीज बोलूं तो तुम मुझे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे उसके आंसर्स दे सकते हो। अगर मैंने मान लो तुम्हें ये चीज बोला बेटा कि रिसोर्सेस के बारे में बात करनी है, ठीक है, किसके बारे में बात करनी है? रिसोर्सेस के बारे में। तो रिसोर्सेस के बारे में तुम ज्योग्राफी के हिसाब से भी मुझे आंसर दे सकते हो कि सर जनरली रिसोर्सेस जो है हमारे इंडिया में ये बहुत एबंडेंस रिसोर्सेस है और कुछ कुछ बहुत स्कैर्स रिसोर्सेस है ना। जनरली जैसे कोयला और ये सब चीजें हैं जो झारखंड और यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर मैं तुमको ऐसे लिखने को बोलूं तो तुम ये ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद अगर मैं मान लो तुम्हें ये चीज बोलूं कि बेटा मुझे रिसोर्सेज पॉलिटिकल उसमें बताओ, तो तुम ये चीज बता सकते हो कि आज रिसोर्सेज के पीछे पॉलिटिकल वॉर्स चल रही है ना। जैसे रशिया, यूक्रेन, चाइना, इजराइल, ईरान, ये सब क्या है, एक दूसरे से रिसोर्सेज के लिए वॉर्स कर रहे हैं। क्योंकि आज जहां पर जो कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा एक्वायर कर पाएगी वो वर्ल्ड को क्या कर पाएगी बेटा? डोमिनेट कर पाएगी। सेम चीज अगर मैं तुमको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बोलूं तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी रिसोर्सेज की हम बात कैसे करते हैं कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और उन रिसोर्सेज से मैं पर्टिकुलर कितना फायदा कर सकता हूं। अब देखो इकोनॉमी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जनरली। जैसे तुमने ये चीज देखी होगी बेटा, एजेंट्स की जब मैं बात करूं तो एक होते कंज्यूमर्स, राइट। कंज्यूमर्स कौन होते हैं बेटा? जो जनरली फाइनल गुड्स को क्या करते? कंज्यूम करते, है ना। आज जो भी चीज हम घर में लेके आ रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा? कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूम्स कर रहे हैं तो दूसरा बेटा कोई प्रोड्यूसर भी होगा जो उन प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा होगा? बना रहा होगा। तो दूसरे कौन हो गए? प्रोड्यूसर्स। और तीसरे एजेंट कौन होते हैं जनरली? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करती है या फिर इंटरमीडिएरी जैसा एक्ट करती है, या फिर तुम ये चीज बोलो कि इनको एडमिनिस्टर करती है कि ऐसा ना हो कि कंज्यूमर को कोई एक्सटॉर्शन कर रहा हो और ऐसा ना हो कि प्रोड्यूसर का भी कोई एक्सटॉर्शन कर रहा हो, कि आपस में ऐसा तो नहीं कि प्रोड्यूसर लेबर्स के एक्सटॉर्शन में लगे हुए है ना। तो यहां पर जनरली इकोनॉमी में एजेंट्स कौन कौन होते हैं बेटा? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। अब कंज्यूमर, मैंने तुम्हें क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या है? रिसोर्स के बारे में बात करता है और हम अपनी चीजों को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, है ना। मतलब यहां पर मैं ये चीज बोल रहा हूं कि दो चीज है, हमको क्या करना है बेटा? ऑप्टिमल, क्या करना है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है कि मेरे पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उसका मैं क्या करूं बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूं, है ना। जैसे कि मान लो तुमको हर महीने क्या मिलता है? तुमको हर महीने 2000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। अब तुम ऐसा है क्या कि पॉकेट मनी जैसे ही 2000 मिली और घर के नीचे उतरे, जो सामने चीज दिखती जा रही है वो खरीदते जा रहे हैं, है ना। कि मैं नीचे उतरा, मैंने देखा कि सर सामने स्टेशनरी की दुकान है, मैं पहुंच गया स्टेशनरी, मुझे शार्पनर दे दो, है ना। कि जो सामने दिख रहा है, स्टेपलर दिख रहा है, स्टेपलर दे दो। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम क्या करना चाहते हैं, मतलब 1000 रुपए क्या है मेरे लिए? रिसोर्स है, कि मेरे पास एक रिसोर्स है, मैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं, मतलब मैं उसको सही से यूटिलाइज करना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कि किसी भी चीज में उसको यूटिलाइज कर दूंगा। अब कंज्यूमर के पास बेटा हमेशा याद रखना क्या होता है? एक बजट होता है। जैसे मैंने तुमको 2000 रुपए दिए तो ये क्या बन गया? तुम्हारा बजट हो गया, कि मेरे पास हमेशा एक बजट होता है। मम्मी भी जब शॉपिंग करने जाती है तो मम्मी बोलती है ना कि डीमार्ट जा रहे, और फिर क्या बोलती है कि मेरे पास आज से 10,000 रुपए का बजट है, मतलब हमको जो चीज लानी है वो इस 10,000 रुपए में ही लानी है। और मम्मी कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करती है बेटा? सबसे पहले लिस्ट जब बनाती है
तब यही चीज लिखती है, कितना किलो आटा चाहिए, कितना किलो दाल चाहिए, कितनी किलो चावल चाहिए, कितना किलो घर का राशन चाहिए, है ना। मतलब मम्मी सबसे पहले किचन की चीज देखती है, उसके बाद क्या बोलती है, जैसे तुमने मम्मी को बोला कि मम्मी इस बार मुझे नेल पॉलिश भी चाहिए, तो मम्मी क्या बोलेगी, देखता हूं, है ना, देखती हूँ, थोड़े पैसे बचेंगे तो दिला दूंगी, नहीं बचेंगे तो नेक्स्ट मंथ देखेंगे, है ना। आज लड़के ने बोला कि मम्मी मेरे को क्रिकेट बैट चाहिए, तो मम्मी पापा हमेशा क्या बोलते हैं, बेटा देखते हैं, अगर इस महीने थोड़ा पैसा बचा तो हम दिला देंगे, नहीं तो हम तुमको नेक्स्ट मंथ खरीद देंगे। तो यहां पे क्या कर रहा है, एक कंज्यूमर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब अपने बजट का क्या कर रहा है बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है। क्या चीज करने के लिए, क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है बेटा ये यहां पे, तुमको क्रिकेट बैट खरीद के क्या चीज मिलती है, या तुमको मेकअप खरीद के क्या चीज मिलती है, सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर हमेशा अपना क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है बेटा, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है बेटा, सेटिस्फैक्शन। और उसके लिए कंस्ट्रेंट क्या होता है बेटा, कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट। उसके लिए हमेशा क्या कंस्ट्रेंट होता है बेटा, एक बजट क्या होता है उसका, कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट है ना। आज चाहूं तो बेटा मैं भी लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए बजट ही कंस्ट्रेंट है कि हम वो बजट में आते ही नहीं है। ठीक है, तो जो है उसको ही क्या करो, सही से यूटिलाइज करो। आज तुम नाहाटा पे भी आ रहे हो, तो नाहाटा पे भी तुम जितने पैसे दे रहे हो, तुम कैसे इसको सेटिस्फैक्शन में डिराइव करते हो, तुम ये चीज बोलते ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो हमेशा है ना मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, या सेटिस्फैक्शन को एक साइकोलॉजी तरीके से तुम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करते हो, है ना। जैसे मैंने तुम्हें ये चीज बोली कि धुरंधर 2 आई है बेटा, 1000 रुपए की टिकट है ना, तो तुम क्या बोलोगे, चलो सर एक काम करते, बहुत अच्छी मूवी देखने तो जाना है, मैं हम क्या खरीदते हैं, 1000 रुपए की टिकट खरीद लेते हैं। उसके बाद जब तुम मूवी देख के आए, तब जनरली तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कई बार ये चीज पूछते ना, बेटा मूवी कैसी थी, तो तुम क्या बोलते हो, पापा 1000 रुपए के वर्थ की तो मूवी नहीं थी। मतलब तुम अपना सेटिस्फैक्शन क्वांटिफाई कर रहे हो यहां पे, किसके टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, है ना, कि नहीं पापा 1000 रुपए। मतलब यहां पर देखो, जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते तब हम कंपैरिजन करते मनी के साथ। जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, क्या वो मनी के बराबर सेटिस्फैक्शन है या नहीं। ठीक है, तो कंज्यूमर हमेशा क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है बेटा, सेटिस्फैक्शन, और उसका कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसका बजट या उसकी इनकम। अब प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचो। ठीक है, देखो जब भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, जब कंज्यूमर की बात करें, तब सब चीज दिमाग से निकाल देना है। तुम क्या बन जाना है बेटा, तुम बिल्कुल एक कंज्यूमर बन जाना है ना, लालची कंज्यूमर, कि भाई जिसको हर चीज चाहिए दुनिया में। ठीक है, जो मैं देखूं मॉल में जाके कि जिस पे हाथ रख दूं वो चीज मेरी बन जाएगी। ठीक है, तो वैसा कंज्यूमर बनना है। जब मैं प्रोड्यूसर की बात करूं, तो हमको बिल्कुल बिल्कुल जैसे वो नहीं होता कि हार्डकोर गल्ले वाले होते हैं ना, कि बिल्कुल भी नहीं, कि 1 रुपए डिस्काउंट भी नहीं दूंगा यहाँ पे, है ना, लेना है तो ले, नहीं तो चलते बनो, वैसे वाले। ठीक है, बिल्कुल हार्डकोर प्रोड्यूसर यहाँ पे हमको बनना है। तो प्रोड्यूसर अपना क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है बेटा, आज कोई एक बिजनेस खोलता है, तो बिजनेस में हमेशा उसकी सोच क्या मैक्सिमाइज करने की होती है, प्रॉफिट, है ना। तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है, प्रॉफिट। प्रोड्यूसर का गोल ही प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, बाय हुक बाय क्रुक, है ना, कि भाई साम दाम दंड भेद सब लगा के मुझे क्या कमाना है, प्रॉफिट, है ना। प्रोड्यूसर ये चीज नहीं सोचता कि कंज्यूमर का हाल कैसा है, आज मुझे बेचना है, मतलब बेचना है। अब तुमने ये चीज देखी है, एलपीजी के अचानक दाम बढ़ गए, लेकिन लोग महंगा बेच रहे हैं, मतलब बेच रहे, है ना। 2000 में चाहे मैं लेके आया, आज 6000 रुपए दाम चल रहा है, चल दे देता हूं, है ना। यहां पे मैं क्या मैक्सिमाइज कर रहा हूं, अपना प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट भी होते हैं प्रोड्यूसर के पास, है ना। प्रोड्यूसर ऐसा तो नहीं सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाता है ना। प्रोड्यूसर का कंस्ट्रेंट क्या होगा, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या लगानी पड़ती है बेटा, पैसे लगाने पड़ते हैं, कैपिटल लगानी पड़ती है। मतलब यहां पर एक प्रोड्यूसर का कंस्ट्रेंट क्या होता है, कॉस्ट, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट। प्रॉफिट, अगर कॉस्ट कम है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर मेरा कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, है ना। तो मेरे पास यहां पे कंस्ट्रेंट क्या है बेटा, कॉस्ट। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट किस चीज के लिए बनी है? ये मत बोलना कि बेटा टैक्स लेने के लिए बनी है ना? जनरली एक गवर्नमेंट किस चीज के लिए काम करती है? सर्विस के लिए, है ना? जो आज बहुत अच्छी करती है ना? जनरली देखो, गवर्नमेंट का रोल एक इकोनॉमी में वेलफेयर करना होता है। क्या होता है बेटा? वेलफेयर। कभी कभी तुम पढ़ोगे कि द गवर्नमेंट इज एन वेलफेयर एजेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर एजेंट। दो आज के जमाने में वो मोटिव हट चुका है वेलफेयर का, है ना? कितना वेलफेयर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। लेकिन फिर भी जनरली आज भी हम मानते हैं कि बेटा जिनको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, है ना? तो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक कि गवर्नमेंट किस चीज के लिए काम कर रही है? वेलफेयर के लिए। और गवर्नमेंट के पास कंस्ट्रेंट क्या होते हैं बेटा? गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, है ना? क्योंकि जनरली पूरी की पूरी इकोनॉमी के रिसोर्सेज कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम अपना क्या करना चाहती है? वेलफेयर करना चाहती है। ये चाहती है कि सारे के सारे गरीब लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले आए, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपने खुद के घर हो, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर पाए। तो ये सब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट के मोटिव होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या के पास अनलिमिटेड पैसा होता है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट के भी रिसोर्सेज कैसे है बेटा? स्केर्स रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमको जनरली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तब हम इस चीज की बात करेंगे कि ये कैसे रिसोर्स हमेशा अड़ंगे डालते हैं, है ना? जनरली ऐसा नहीं होता कि जब तुम अपनी मम्मी या घर में बात करते हो तो मम्मी हमेशा ये चीज बोलती है, यार कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन तुम्हारी बुआ आ गई, है ना? तो जनरली कंस्ट्रेंट क्या है? तुम्हारी बुआ लोग है ना? जो बीच में आके क्या करते हैं? अड़ंगे लगा देते हैं। अड़ंगे लगाना मतलब कोई काम चलते चलते काम को ठप्प कर देते हैं, ठीक है? या मुश्किलें पैदा करते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? उस काम को करने वाली मुश्किलें होती है, ठीक है? और हमको मैक्सिमाइज मतलब हमको वो क्या काम करना है, हमको वो चीजें क्या मैक्सिमाइज करनी है, हम उसकी बात मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में समझते हैं। तो पूरी की पूरी देखो, हमको चैप्टर्स कौन कौन से बेटा? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, ठीक है? तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर में हमेशा ये चीज याद रखनी है अपनी बैक ऑफ द माइंड कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलो, तो जनरली रिसोर्सेज कैसे बेटा? लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास? क्या आज तेल अनलिमिटेड है? वॉर क्यों चल रही है? क्योंकि रिसोर्सेज ही कैसे बेटा हमारे पास? लिमिटेड, ठीक है? और ह्यूमन वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड, है ना? आज मैं कितना भी पैसा दे दूं, है ना? नीता अंबानी कितनी करोड़पति हो, कुछ भी हो, आज मैं उसको एक चीज बोलूं कि मैम एक और सोने का सेट, तो वो मना करेगी क्या? नहीं। तो वांट्स कैसी है बेटा? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेस कैसे हमारे? लिमिटेड या फिर स्केर्स, ठीक है? चलो, ये तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना चालू करेंगे। मैं तुमको बता रहा था, जनरली मैंने ये चीज इसलिए बताई क्योंकि मैं इकोनॉमिक एजेंट्स बताने की कोशिश कर रहा था कि जनरली एक इकोनॉमी में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है? अब देखो 18th सेंचुरी के पहले जनरली मैं तुमसे यहां पे बात करो बेटा 1776 की, ठीक है? तो 1776 के पहले की बात जब मैं करूं तो जनरली तुमने ये चीज देखा होगा ना कि आज भी तुम जैसे गांव में जाओगे या अपनी सोसाइटी में ही चले जाओ तो रात में बहुत सारे जैसे जो दादा होते, जो रिटायर लोग होते, है ना, जिनके पास टाइम होता है रात में बैठने के लिए, सब लोग क्या करते हैं? आपस में बैठते, है ना? 8-10 लोग बैठते और किस चीज की बात करते हैं? जनरली पॉलिटिक्स की बात करते हैं, है ना? कि अरे यार आज तो मोदी गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दे दी, है ना? और दे देते तो और अच्छा होता, है ना? लेकिन क्या किया? जीएसटी बढ़ा दिया, ये कर दिया। तो ये क्या है? पॉलिटिकल डिस्कशंस है ना? तुम चाहे तुम्हें इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो ना हो, लेकिन जनरली लोग हमेशा पॉलिटिकल डिस्कशन हमेशा करना चाहते हैं। तो बेटा 1776 के पहले जितने भी फिलोसोफर्स थे जनरली वो किसकी बात करते थे? पॉलिटिक्स की बात करते थे।
कि ऐसा काम हुआ, ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं, है ना। मतलब हम ये चीज बोल रहे हैं कि आज इंडिया गवर्नमेंट काम कर रही है, कितना काम कर रही है भाई, जीडीपी बना रही है $4 ट्रिलियन की। तो ये जहां $4 ट्रिलियन आ गया, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। कि हम उसी पॉलिटिकल डिस्कशन को जब हम एक मॉनेटरी सेंस में बात करते हैं, मनी के सेंस में बात करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इकोनॉमिक्स का डिस्कशन बन जाता है। तो 1776 के पहले सारे लोग बहुत हद तक पॉलिटिक्स की तरीके से बात करते थे। 1776 में पहला एक इंसान आया जिसका नाम क्या था बेटा, एडम स्मिथ। क्या नाम था इनका, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बेटा, जनरली शॉर्ट नेम बता रहा हूं, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में उन्होंने जनरली क्वांटिफाई किया था कि एक इकोनॉमी काम कैसे करती है ना। अगर आज हमको सबकी नेशनल इनकम निकालनी है या फिर हमको ये चीज देखनी है कि सब लोगों के पास पैसा कितना है, सब लोग कंज्यूम कैसा करते हैं, डिमांड कैसी बनती है, सप्लाई कैसी होती है, तो जनरली ये वेल्थ ऑफ नेशन में किसने बात कही थी बेटा, एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ को याद रखना, हम क्या बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। लिख लो बेटा, है ना, ये तुमको 11th और 12th दोनों में ही काम आएगा। सो एडम स्मिथ वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मैं ही गलती करता हूं लिखने में। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी बेटा, द वेल्थ ऑफ नेशन। लिख लो बेटा, है ना, भूल जाओगे नहीं तो, क्योंकि 12th में भी सीबीएसई कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हमको ये 12th तक याद रखना है। देखो पहले क्या था, अगर पता नहीं तुम लोगों ने ये सब चीजें पहले पढ़ी है, कार्ल मार्क्स और ये सब चीजें पहले पढ़ी है, एरिस्टोटल नहीं, है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे जो हमेशा ना चीजों को चैलेंज करते थे। अब जैसे चैलेंज करना मतलब, आज मैंने ये चीज बोला कि दुनिया फ्लैट है ना, तो इसको चैलेंज कैसे किया हमने कि नहीं भाई दुनिया गोल है ना। तो पहले क्या होता था कि तर्क और वितर्क होते थे, है ना, मतलब कि डिबेटिंग चीजें होती थी, कोई बोलता था फॉर में, कोई बोलता था अगेंस्ट में। वैसे ही नई नई थियोरीज डेवलप होना चालू हुई। फिर बहुत सारी इकोनॉमिक्स की जो थियोरीज आई बेटा, वो एडम स्मिथ के ही फंडामेंटल्स को पाके चालू हुई, है ना। जैसे बहुत सारे नाम्स आए, रॉबिन्सन आया, सैमुअल्सन आए, ठीक है, उसके बाद मार्शल आए, हम पढ़ेंगे जिस जिस चैप्टर में जिस जिनके नाम लिखे होंगे हम वो चीजें पढ़ेंगे। एलन आया, हिक्स आया, तो इन लोगों ने अपनी थियोरीज एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन के ऊपर ही या उसकी फंडामेंटल साइकोलॉजी के ऊपर ही बनाना चालू करी। जैसे मैंने तुम्हें ये चीज बोली कि न्यूटन ने बोला कि ग्रेविटेशन, है ना, कि एप्पल ऊपर से नीचे ही गिरता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब पहला इंसान जिसने ग्रेविटी सर्च की वो न्यूटन था, ठीक है। उसके बाद और भी थियोरीज आई ना ग्रेविटेशन पे, ऐसा तो था नहीं कि ग्रेविटेशन पे एक ही थियोरी आई और चली गई। अब जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है G1 G2 G3 G4 G10, ये सब फोर्स, मून पे किसी ने रिसर्च किया, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है ना। तो ये थियोरी कैसे डेवलप हुई, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही चीज है कि एडम स्मिथ ने एक उंगली दिखा दी कि भैया ये रास्ता यहां जाता है। अब धीरे धीरे क्या है, सब लोग उसी रास्ते पर चलने लगे, ठीक है। किसी ने न कोई नई चीज नहीं सोची, हमने ये चीज बोल दिया कि भैया हाँ यही चीज है, कहां जाना है, नहाटा जाना है, तो सब चीज नहाटा 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 पहुंचने लगे, ठीक है। चलो अब देखो, हर चीज बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, जनरली 20th सेंचुरी में, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा 1929 की, मतलब 1776 से 1929 तक सब चीजें बहुत ही ज्यादा स्मूथ
चल रही थी, है ना, कि हमने बोला कि इस मूर्ति में भगवान है, तो सबने क्या माना कि इसी मूर्ति में भगवान है ना, किसी ने कुछ चीज नहीं करी। अब 1929 में क्या हुआ बेटा, जनरली 1929 में एक चीज हुई थी जिसको हम बोलते द ग्रेट डिप्रेशन। क्या बोलते बेटा, द ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो, है ना, हम बोलते हैं ना कि यार ये बंदा डिप्रेशन में चला गया, है ना, तो क्यों बोलते हैं कि डिप्रेशन में चला गया, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, खत्म हो गई, कम हो गई, है ना। तो ग्रेट डिप्रेशन में भी क्या चीज हुई थी, जनरली जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, हमारी ग्रोथ बहुत कम थी, है ना, महंगाई बहुत ज्यादा थी, ठीक है, आउटपुट क्रिएट नहीं हो रहा था, फर्म्स क्या हो रही थी, बंद हो रही थी। तो जनरली द ग्रेट डिप्रेशन कहां देखा गया था बेटा, अमेरिका और यूरोपियन नेशन में, ठीक है, ये देखा गया। अब क्या चीज हुई, हमने ये चीज बोली हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास डॉक्टर भी है, कौन थे डॉक्टर, एडम स्मिथ और उनके चेले चपाटे, है ना, कि ये सर डॉक्टर, हमने ये चीज बोली कि उस टाइम के प्रेसिडेंट ने ये चीज बोली कि भैया हम तो ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहे, हमको गोली दो, ठीक है, अब ये अपनी गोली लेके आए, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन और उसके बाद की थियोरीज की, तो बेटा कोई भी जो गोली थी वो यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, है ना, मतलब जितनी भी इकोनॉमिक थियोरीज अब तक बनी गई थी वो ग्रेट डिप्रेशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पा रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जनरली 1936 में बाबा रामदेव आ गए, है ना, कि जनरली जिन्होंने बोला कि कोविड ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो क्या था 1936 में एक बंदा था जिसका नाम था जॉन एम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी बेटा अपनी, बुक का नाम लिख लो, है ना, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जॉन एम केन्स, KEYNES, केन्स, ठीक है, जनरली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे बेटा ये, है ना, जॉन केन्स। चलो, तो इन्होंने जो ये बुक लिखी ये फिर इसका सॉल्यूशन इस बुक से दे पाए। जनरली यहां पर देखो जितने भी इकोनॉमिस्ट जो आए बेटा, जो 1929 के पहले के इकोनॉमिस्ट है या फिर जो 1936 केन्स के पहले के इकोनॉमिस्ट है ना, मतलब ये टाइमलाइन बन गई मेरी एक। टाइमलाइन का मतलब जब हम किसी टाइम को एनालाइज करते डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में या टाइम में, तो मैं ये चीज बोल रहा हूं यहां पे कि जनरली 1776 पहला टाइमलाइन था जिसमें कौन आए थे, एडम स्मिथ। 1929 में क्या हुआ बेटा, ग्रेट डिप्रेशन, और 1936 में कौन आए थे, जॉन केन्स। तो इनके पहले के जितने भी लोग थे इनको हम बोलते थे बेटा, क्या बोलते थे हम इनको, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। क्लासिकल, हम ये चीज बोलते हैं ना, आज की मुगले आजम देख लो, बहुत क्लासिक मूवी है ना, मतलब बहुत पुरानी मूवी है। तो जनरली 1936 के पहले के जितने लोग थे उनको क्या बोलते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और इसके बाद के जितने लोग थे जनरली उनको केन्जियन इकोनॉमिक्स बोलते थे।
केन्जियन इकोनॉमिस्ट। केन्जियन इकोनॉमिस्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि ये केन्स की थियोरी पे भरोसा करते थे। तो आज भी बेटा जनरली दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जो एडम स्मिथ की थियोरी को आज भी सही बोलते कि नहीं। अब देखो हर जगह हर थियोरी नहीं लग सकती, कुछ जगह ऐसी भी होती है आज कि क्लास केन्जियन इकोनॉमिस्ट वहां पे नहीं लग सकती, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमी अभी भी लग जाती है। ठीक है, तो ये थियोरी अलग अलग थियोरीज है। तो जो थियोरी क्लासिकल लोगों को मानते हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और जो केन्स की थियोरी को मानते हैं वो क्या है बेटा? केन्जियन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, अब यहां पर से देखो, यहां पर से क्या हुआ बेटा? जनरली जो 1936 के पहले हम जितनी भी चीजें कर रहे थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट थी। किसका पार्ट थी? क्योंकि हम प्रॉब्लम किसकी सॉल्व करना चाह रहे थे? एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे। ठीक है, और 1936 में जो केन्जियन ने जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी लिखी, इससे इजाद किसका हुआ बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसलिए तुम जब ये दो किताबें अलग अलग पढ़ोगे तो व्यूज बहुत अलग है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर अलग चलता है कि सर हम ये चीज बोलेंगे, तुम कंटेंट सेम पढ़ोगे, डिमांड उसमें भी है, डिमांड इसमें भी है, सप्लाई उसमें भी है, सप्लाई इसमें भी है, प्राइस उसमें भी है, प्राइस इसमें भी है, लेकिन सबकी डेफिनेशंस क्या है और पढ़ने का तरीका क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो आया कैसे, ये चीज समझ में आई बेटा? जनरली जॉन केन्स को बोला जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ही इज अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब तुमको शायद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जनरली कभी तुम पढ़ते पढ़ते ये चीज पढ़ो कि नहीं ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने थियोरी दी थी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने थियोरी दी थी मतलब केन्स के पहले वाले इकोनॉमिक्स लोगों ने यहां पर बात करी थी। और जब हम ये बोलेंगे केन्जियन इकोनॉमिक्स की थ्योरी पे आज ये सब चीजें चल रही है, मतलब जॉन केन्स की बेस थ्योरी किसकी है बेटा? जॉन केन्स की। इसके बाद बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं, ऐसा नहीं कि इनने थ्योरी लिखी और है ना, बहुत सारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स आए, ठीक है, मॉनिटरिस्ट आए। तो ये बहुत सारे धीरे 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 डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन हमारी बेस थियरी हमेशा ये दोनों के ऊपर ही डेवलप होती गई है। देखो अब माइक्रो और मैक्रो का जनरली तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि माइक्रो और मैक्रो पर्सपेक्टिव क्या बता रहा है और माइक्रो और मैक्रो हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना क्यों है। अब जब भी हम कोई प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के जनरली क्या अप्रोचेस होते हैं बेटा? दो अप्रोचेस होते हैं। एक अप्रोच होता है बेटा बॉटम टू टॉप अप्रोच। क्या होता है? बॉटम टू टॉप अप्रोच। और एक क्या होता है बेटा? टॉप टू बॉटम अप्रोच, है ना। अब देखो समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने ये चीज बोली कि आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कचरे की, है ना। ये क्या हो गई? हमारी प्रॉब्लम हो गई। तो प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा? जनरली गार्बेज प्रॉब्लम, राइट। किसकी प्रॉब्लम है? गार्बेज की प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, या तो हम बॉटम टू टॉप अप्रोच लगाएंगे या टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाएंगे। बॉटम टू टॉप अप्रोच में जनरली देखो क्या होता है, हम ये चीज बोलते हैं कि सॉल्यूशन को सबसे छोटे लेवल पे पहले सॉल्व करो, है ना। प्रॉब्लम क्या है? गार्बेज प्रॉब्लम है, तो इसका सबसे छोटा लेवल क्या होगा? एक घर कि सबसे पहले घर में गार्बेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो धीरे 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 क्या होगा? पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम सॉल्व होना खत्म होगी। जैसे हमने ये चीज बोले पहले, सबसे पहले बेटा हाउस होल्ड्स को सही करो, है ना, कि जितने भी घर में लोग रहते हैं उनको ये चीज सिखाओ कि गार्बेज सूखा अलग रखना चाहिए, गीला अलग रखना चाहिए, है ना। फिर जैसे ही एक हाउस सुधरेगा फिर पूरा की पूरा क्या होगा बेटा? सोसाइटी सुधरेगी। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो मोहल्ला सुधरेगा, है ना। उसके बाद एक सिटी सुधरेगी,
सिटी के बाद क्या होगा, एक स्टेट सुधरेगा और फिर एक कंट्री सुधरेगी। तो कैसा अप्रोच है बेटा ये, बॉटम टू अप अप्रोच, कि सबसे पहले हम छोटी यूनिट को पकड़ रहे, छोटी यूनिट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, उससे क्या हो रहा है, धीरे 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 जब हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पूरी की पूरी देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली बॉटम टू टॉप अप्रोच हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉटम टू टॉप अप्रोच के सॉल्यूशंस देता है। इसीलिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करता है, एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट कैसे वेलफेयर के लिए काम करती है, एक इंडिविजुअल मार्केट कैसे वर्क करता है। हम सबकी किसकी बात करेंगे बेटा, इंडिविजुअल की। मतलब हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बॉटम टू अप अप्रोच। हम ये चीज बोला, अब जैसे घर में एक समस्या है ना, घर में लड़ाई चल रही है ना, 6 लोग हैं, तुम्हारे भाई के साथ लड़ाई चल रही है, भाई की मम्मी के साथ चल रही है, मम्मी की पापा के साथ चल रही है और पापा की सबसे चल रही है। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो मैं घर में आया है ना, कि एक इंटरमीडिएरी बन के आया मैं कि चलो देखते आज झगड़ा सुलझाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एक के पास जाऊंगा, राइट, कि भाई तू बता क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं भाई के पास जाऊंगा, तू बता भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है। मम्मी के पास जाऊंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या हम कोशिश कर रहे हैं, एक एक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मतलब पूरे की पूरे परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये किसका सब्जेक्ट मैटर हो गया बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल की यहां पे बात कर रहे हैं। जब हम टॉप टू बॉटम अप्रोच की बात करते हैं है ना, तो सेम चीज, कचरे की प्रॉब्लम है, मोदी जी आए, मोदी जी ने ये चीज बोली, कल से मित्रों जिसने भी कचरा फेंका है ना, 1000 रुपए में फाइन ठोक दूंगा, है ना। तो यहां पे क्या आया, यहां पे एक ऊपर से ये ग्राफ उल्टा बनेगा इसका, है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा। हम पहले एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, फिर मल्टीपल इंडिविजुअल, स्टेट और फिर कंट्री। ठीक है, तो ये उल्टा ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो टॉप टू बॉटम में सीधे मोदी जी ने ये चीज बोली कि भैया मैं तो आज से गार्बेज रूल एंड रेगुलेशन लेके आ रहा हूं, है ना, घर में सबको गीला और सूखा कचरा अलग रखना है, और क्या करना है कि अगर किसी ने इस चीज का वायलेशन किया तो मैं सीधे सीधे 1000 रुपए पर पर्सन पेनल्टी ठोकूंगा। तो क्या आया बेटा, एक ऊपर से हायर ऑर्डर आ गया। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा, पहले स्टेट में होगा, फिर एक सिटी में होगा, फिर एक विलेज में होगा, और विलेज से हर एक हाउस होल्ड में होगा, तभी पूरी कंट्री में लागू हो पाएगा ना। तो मतलब ऑर्डर कोई सॉल्यूशन एक इंसान दे रहा है ना। अब झगड़े का सॉल्यूशन पापा ने एक साथ ही बोल दिया कि भाई आज एक काम करते हैं, जिसको जो समस्या है मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, है ना, सब अपनी समस्या वहीं भूल गए। अब तो पापा ने बोला है तो मानना तो पड़ेगा, है ना। पापा आते ना तुम्हारे भाई बहन से जब झगड़ा हो जाता है तो बोलते चलो बात कर लो, है ना, तो तुम क्या बोलते, चलो ठीक है पापा सॉरी और फिर क्या करते, आगे बढ़ जाते। ये कैसा अप्रोच हो गया, टॉप टू बॉटम, मतलब अथॉरिटी टॉप ने सॉल्यूशन दे दिया है, अब उसको धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और एग्जांपल दूं तो जैसे आईफोन कंपनी ने बोला हम आईफोन 17 नया लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे। अब क्या होगा, सबसे पहले डिसीजन क्या, इंडिविजुअल से पूछा जाएगा कि आप बताओ आईफोन 17 आना चाहिए क्या, आप बताओ आईफोन 17 आना चाहिए क्या, नहीं ना, है ना। ये एक मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि भाई आईफोन 17 हम लेके आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एम्प्लॉइज को बताया जाता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया जाता है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और सब मिलके फिर एक नया आईफोन बनाते हैं। तो ये कैसा अप्रोच हो गया बेटा, टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो जनरली जितनी कंपनी वर्क करती है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच में वर्क करती है, ठीक है। लेकिन जितने भी वेलफेयर वाली चीजें होती है वो बॉटम टू अप अप्रोच में करती है। जैसे मान लो कंपनी में भी हम ये चीज बोले कि विमेन प्रॉब्लम को हमको सही सॉल्यूशन निकालना है, कि जनरली विमेन्स को क्या प्रॉब्लम होती है, कहां पे, वर्क प्लेस में। तो यहां हम टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं यूज कर सकते कि सीधे सीधे मैं आया, मैंने बोला कि भाई विमेन जो है ऐसे ऐसे कर लेगी, नहीं। यहां पर मुझे एक एक की इंडिविजुअल प्रॉब्लम जानना जरूरी है ना। तो मैं क्या जाऊंगा, एक एक विमेन के पास जाऊंगा जनरली, या फिर मैं अपने किसी कलीग को बोलूंगा कि आप जाके सर्वे करो
कि विमेन्स के साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आएगी कि सर हमको रात को जल्दी जाना होता है, या फिर ये चीज होती है नाइट सेफ्टी इज एन इशू, है ना, ऑफिस में एक्सटॉर्शन होता है हमारे साथ बदतमीजियां होती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट ये रीजन पता कैसे चलेंगे, जब हम इंडिविजुअल से जाके बात करेंगे, और फिर जब हम इंडिविजुअल का सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने आप कंपनी का एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा विमेन फ्रेंडली एनवायरमेंट होगा। ठीक है, चलो। तो जनरली आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा बेटा जनरली इकोनॉमिक्स बना कैसे, है ना। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी रीसेंट सब्जेक्ट जो 18th सेंचुरी में आया। इसके पहले ज्यादातर लोग किसके बारे में बात करते थे, अपनी फिलॉसफी या पॉलिटिकल फिलॉसफीज की बात करते थे। पहले पर्सन कौन आए थे बेटा, एडम स्मिथ। याद कैसे रखोगे, एडम एंड ईव याद है, फर्स्ट मैन एंड वुमेन इज एडम एंड ईव। तो एडम वाज द फर्स्ट पर्सन, तो इकोनॉमिक्स में भी पहला पर्सन कौन था, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ को इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिन्होंने बुक लिखी थी 1776 में, क्या बेटा, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। ही वॉज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, उसके बाद 1929 में क्या आया बेटा, ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब कि जनरली यहां पर सारे की सारे प्रोडक्शन बहुत कम थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, और जहां कहां प्रिवेल कर रहा था, ये अमेरिका और यूरोपियन नेशंस में ये चीज प्रिवेल कर रही थी। उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जितने भी थे वो इन सब का सॉल्यूशन देने में असफल थे, है ना। मतलब जिन्होंने भी थियोरीज क्लासिकल लिखी थी वो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे, इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो कौन आए फिर यहां पे 1936 में, जॉन एम केन्स, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी बेटा, द जनरल थियोरी ऑफ मनी, एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट। इसको याद रखना बेटा ईएमआई से, ईएमआई पता है ना, हम जनरली बोलते हैं ना कि ईएमआई पे ले लो, तो ईएमआई क्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, द जनरल थियरी ऑफ ईएमआई। ठीक है, और इसके बाद जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनको क्या बोलते थे, केन्जियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, आज भी दोनों जो थियोरीज है वो चलती है, आपके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप क्लासिकल थियोरी मान रहे हो या केन्जियन थियोरी मान रहे हो। उसके बाद जॉन केन्स को और क्या बोला जाता है बेटा, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जनरली ये अपन और डिस्कस करेंगे, है ना, माइक्रो और मैक्रो जब डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स किस किस टाइप की होती है बेटा, जब भी प्रॉब्लम कोई आती है तो हम सॉल्यूशन उसको दो तरीके से अप्रोच करते हैं, ये जनरल रूल है ना। चाहे तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ो, चाहे तुम अकाउंटेंसी पढ़ो, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे तुम केस स्टडी भी सॉल्व करोगे, है ना, तो जनरली हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, या तो हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाएंगे या बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम टू अप अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, उससे फिर क्या होता है, एक हाउस होल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फिर एक सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक स्टेट की, फिर एक कंट्री की, और फिर पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सब्जेक्ट मैटर किसका है बेटा, ये माइक्रो की मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हम इंडिविजुअल से प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या होता है, जनरली डिसीजंस जो होते हैं वो इकोनॉमिक लेवल पे लिए जाते हैं या बड़े लेवल पे लिए जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनके इम्प्लीमेंटेशन छोटे लेवल पर किए जाते हैं। जैसे मोदी जी ने आके बोला कि कल से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, तो ये कैसा अप्रोच हो गया बेटा, टॉप टू बॉटम अप्रोच, है ना। फिर धीरे धीरे सब ने, मम्मियों के तो बटुओं से पैसे निकलने बंद नहीं हुए थे, है ना, कि मंदिर के अंदर साड़ियों के बीच में निकाली जा रही है मम्मी, कैश ही कैश निकाली जा रही है। ठीक है, और ये फैक्ट है कि जितना विमेन्स के पास से पैसा निकले था ना, सारे हस्बैंड पागल हो गए थे, भाई इतना कहाँ कैश तुमने अंदर दबा के रखा था। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, है ना, कि मॉम्स जितना सेविंग करती है, तुम नहीं मानोगे कि जनरली जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते तो विमेन आर द पर्सन जो इकोनॉमिक क्राइसिस को संभाल के रखती है। ठीक है, क्योंकि इंसानों के मतलब जनरली मेन के पास तो सेविंग जो बैंक में ही है ना, लेकिन मॉम्स कहीं ना कहीं उस सेविंग को बहुत ज्यादा बचा के रखती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसमें बेटा हम चैप्टर से चालू करेंगे।
जनरली हम फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। हमने आज चीज भी पढ़ी, जनरली रिसोर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बात किसकी करता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है ना। कौन कौन से प्लेयर्स है, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट। कंज्यूमर क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है बेटा, सेटिस्फैक्शन, नीड्स नहीं, सेटिस्फैक्शन। और उसका कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसका बजट या उसकी इनकम। प्रोड्यूसर क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है, प्रॉफिट, और उसका कंस्ट्रेंट क्या होता है, कॉस्ट, जो उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। गवर्नमेंट क्या मैक्सिमाइज करना चाहती है, रिसोर्सेस नहीं, वेलफेयर, है ना, और उसका कंस्ट्रेंट क्या होता है, रिसोर्सेस, ठीक है, स्केर्स रिसोर्सेस, ठीक है। चलो तो यहां तक बेटा रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर चालू करें, ठीक है। ऑनलाइन बेटा सबको क्लियर है, शुभी, तन्वी, चलो बीच बीच में बेटा बोलते रहा करो, है ना, कहीं पर भी ऐसा लगे कि सर थोड़ा फिर से समझा दो, एटलीस्ट कमेंटिंग में बेटा बहुत एक्टिव रहा करो, है ना। चलो आज का क्लास बेटा यहीं खत्म करते हैं ना। ओके, बाय बेटा।